अस्सलामुअलैकुम। सीबू आज हमारा उन्वान है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। एस फॉर स्मॉल, आई फॉर इंटेस्टाइनल, बी फॉर बैक्टीरियल, ओ फॉर ओवरग्रोथ। इसका मतलब है कि नॉर्मली तौर पे जो है बैक्टीरिया जो लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है वो एक्सेसिवली स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्रो करता है। ऐसा बताया गया है 10⁵ CFU पर ml, नॉर्मली 10⁻³ CFU पर ml होता है। और इसके नतीजे में जो है माल डाइजेशन यानी हजम में गड़बड़ी, माल एब्जॉर्प्शन यानी एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस होता है। यानी कुल मिला के अगर बोला जाए इसमें डाइजेशन डिस्टर्ब होता है और एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होता है। अब इसको हम अगर यूनानी से मुआवजना करें या कोरिलेट करें, उसमें ये होगा कि जो फासिद मादा जो है वो पाया जाता है अमा और मैदा में, यानी पुट्रीफेक्शन ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइनल। इसकी वजह से हजम में गड़बड़ी होता है। और दूसरा जो है इंडाइजेशन में भी नुक्स पाया जाता है और वो जो है ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन एंड फर्मेंटेशन। उसके बाद में वहां पे फर्मेंटेशन जो होता है वो उसका वजह यह है कि वहां पे बहुत ज्यादा देर तक फूड जो है रहने की वजह से, स्टैग्नेंस की वजह से डिले डाइजेशन और डिले एब्जॉर्प्शन होता है। और इसका जो कंडीशन है वो ये है कि अगर ग़िज़ा ज्यादा मिकदार में ज्यादा देर के लिए इंटेस्टाइन में रहे, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन के बाद गैस पैदा होता है और फॉल ऑर्डर होता है, और इससे जो है मीथेन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रोड्यूशन होता है। नॉर्मल कंडीशन में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जो ठीक रहने का वजह है गैस्ट्रिक एसिड, बाइल, पैनक्रियाटिक एंजाइम, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और इलियोसेकल वाल्व जो है वो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया के कोलोनाइजेशन से। लेकिन जब इसमें गड़बड़ी पैदा होता है तो सीबू जैसी कैफियत पैदा होती है। इसमें जो है बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये जो मल्टीप्लाई होता है इसके नतीजे में जो कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं वो फर्मेंटेड होता है, और जिससे मैंने अभी बताया हाइड्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड पैदा होता है, जिससे ब्लोटिंग, पेन और अल्टर बाउल हैबिट रोनुमा होता है। और खास तौर से जो बैक्टीरिया है यानी इंटेस्टाइन का जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स है, खासतौर से विटामिन B12 को जो है वो कंज्यूम कर लेता है, जिसकी वजह से म्यूकोजा डैमेज होता है और माल एब्जॉर्प्शन के नतीजे में फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सही से एब्जॉर्प्शन नहीं होता। और इसके अलावा इसमें लीकी गट भी पैदा होता है। और सीबू आमतौर पे जो है क्यों होता है, इम्पेयर्ड मोटिलिटी यानी जो उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो इम्पेयर होता है, और वो कुछ डिजीज कंडीशन में होता है, डायबिटिक एंटेरोपैथी, हाइपोथायराइडिज्म, सिस्टमिक स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, क्रोनिक ओपियोइड यूज इस कंडीशन में होता है। और एक कैफियत है जिसमें एनाटॉमिकल एनोमलीज या एब्नॉर्मलिटीज अगर पाया जाता है, जिस तरह स्मॉल बावेल डायबिटिकुलाइटिस, एडिशन और स्ट्रिक्चर, अगर आंत आपस में जुड़ जाए या चिपक जाए उस कंडीशन में होता है। और ब्लाइंड लूप पोस्ट सर्जरी के नतीजे में होता है, और इलियोसिकल वाल्व इनकॉम्पिटेंसी के नतीजे में भी सीबू पैदा होता है। और क्रोनिक एंड प्रोलॉन्ग यूज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी आमतौर पे जो है पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल जितना इस टाइप का जो दवा है उसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर बोलते हैं। तो इसके लंबे अरसे तक विदाउट एनी रीजन कंज्यूम करना जो है ये भी एक बाइस बनता है। इसके अलावा एटोफिक गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में और लो स्टमक एसिड प्रोडक्शन के कंडीशन में ये होता है, और इम्यूनो डिफिशियंसी के नतीजे में होता है, खासतौर से IgA डिफिशियंसी, HIV और एड्स के कंडीशन में होता है। अदर कॉजेज में क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस, लीवर डिजीजेस, सिरोसिस, सीलियक डिजीज, IBD, IBS ये सब कंडीशन में होता है। अब सीबो का जो है
जो डोमिनेंसी के तौर से, गैस डोमिनेंसी के हिसाब से इसको 3 हिस्से में तकसीम किया गया है। हाइड्रोजन डोमिनेंट शिपो अगर है तो उसमें क्या होगा, डायरिया होगा, ब्लोटिंग होगा, फ्लैचुलेंस होगा, और जो कार्ब्स है हम लोग जो लेते हैं उसका रैपिड फर्मेंटेशन होगा। मीथेन डोमिनेंट में जो है कॉन्स्टिपेशन होगा, स्लो ट्रांजिट होगा और मेथानोजेनिक अर्चिया पाया जाएगा। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो H2S के से फॉल गैस होगा, यानी सड़ा हुआ अंडे की तरह बदबू आएगा, थकान होगा, ब्रेन फॉग होगा, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होगा। अब एज ए होल जो है क्लिनिकल फीचर्स ये है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम जैसे बदहजमी, नोजिया, उसके बाद में ब्लोटिंग, उसके बाद में एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सारी चीज होगी। एक्सेसिव बेल्चिंग होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, और अगर हाइड्रोजन टाइप है तो डायरिया होगा, मीथेन टाइप है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, और नोजिया, अर्ली स्टेटी और पुअर एपेटाइट होगा, और फैटी स्टूल होगा। ये आपका जनरल में सिम्टमिक सिम्टम्स में फैटी होगा, वीकनेस होगा, वेट लॉस होगा, वेटनेस होगा ड्यू टू माल एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन डेफिशिएंसी में खासतौर से B12 पे डेफिशिएंसी होगा, जिसके नतीजे में एनीमिया और न्यूरोपैथी होगा। फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E के कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस और हड्डी कमजोर होगा और ब्लीडिंग टेंडेंसी होगा, और ब्रेन फॉग होगा, इरिटेबिलिटी होगा, और न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस की वजह से मसल स्टोन में गड़बड़ी पाया जाएगा या मसल स्टोन खराब होगा। इसका कॉम्प्लिकेशन में माल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, माल न्यूट्रिशन की वजह से वेट लॉस होगा, और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन डेफिशिएंसी होगा, लीकी गट होगा, सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होगा, और सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, क्रोनिक फैटिग एंड डिप्रेशन होगा। अब इन्वेस्टिगेशन में हम लोग जो है ब्रेथ टेस्ट करेंगे, और ब्रेथ टेस्ट जो होता है नॉन इन्वेसिव होता है। उसमें जो है ग्लूकोज हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट जो 20 ppm से कम होना चाहिए विद इन 90 मिनट्स, और मीथेन जो है 10 ppm से कम होना चाहिए मीथेन डोमिनेंट में, और डिटेक्टेबल H2S जो है हाइड्रोजन सल्फाइड टाइप में होगा। तो इसके लिए ये तो मैंने बताया नॉन इन्वेसिव जो ब्रेथ टेस्ट होता है। वहीं एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइनल एस्पिरेट एंड कल्चर, ये गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें जेजुनल फ्लूइड लिया जाता है, इन्वेसिव है, और ये इसमें जो है ये एक्यूरेट इसमें पता चलता है 10⁵ CFU पर ml जो है बैक्टीरिया वहां पे वो डायग्नोसिस को कंफर्म करता है। उसके अलावा इमेजिंग स्टडीज में CT या MRI इंटेरोग्राफी करते हैं, तो एनाटॉमिकल कॉज देखने के लिए बेरियम फॉलो अप करते हैं, और ब्लड में जो है आपका CBC, सीरम B12, विटामिन B12 देखते हैं, सीरम फोलेट देखते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E के देखते हैं, और फीकल फैट टेस्ट पॉजिटिव स्टीटोरिया के लिए देखते हैं। ये सब कंडीशन के अलावा इसमें जो है फूड मैप, FOD फूड मैप जो है रिड्यूस फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट यानी देंगे। इसमें जो है हम लोग हाई फूड मैप को अवॉइड करेंगे, लो फूड मैप को हम लोग अलाउ करेंगे, और अवॉइड करेंगे लैक्टोज, रिफाइंड शुगर, अल्कोहल, आर्टिफिशियल स्वीटनर करेंगे, और न्यूट्रिशनल में विटामिन B12, आयरन और फैट सोल्यूबल विटामिन को हम लोग प्रमोट करेंगे, और डाइजेस्टिव एंजाइम अगर पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है वो देंगे, और एक्सरसाइज कराएंगे। और अतिब्बा का ऐसा कहना है कि जो है हम लोग कोल्ड एंड मॉइस्ट जो है डाइट जो है उसको अवॉइड कराएंगे, बिकॉज ये डिले डाइजेशन करता है और डिले एब्जॉर्प्शन करता है। और इसमें जो है हम लोग इंक्लूड कराएंगे राइस, लीन मीट, बॉइल्ड वेजिटेबल्स और योगर्ट, और अवॉइड कराएंगे बीन, लेंटिल्स, ओनियन, गार्लिक एंड व्हीट, इसको अवॉइड कराएंगे। और हम लोग वार्म लाइट फूड, बार्ली सूप, हनी वाटर एंड हर्बल टी वगैरह वो करेंगे, और उसका मेंटेन करेंगे। जो मील गैप है वो 4 से 5 घंटे में वो करेंगे। इसका वजह है कि नेचुरल पेरिस्टाल्सिस को ये आपका स्टिमुलेट करेगा। उसके बाद का बात है कि एक्सरसाइज मेंटल कंडीशन को ठीक करेंगे, एंजाइटी फ्री करेंगे। और एक कॉमन प्रैक्टिस में देखा गया है कि अगर किसी को हल्का फुल्का गैस हो रहा है, वो चाहे
मैंने किसी के बोल देने से या खुद केमिस्ट में जाके खुद बोल के यानी सेल्फ प्रेस्क्राइब करके वो पीपीआई लेते हैं, और पीपीआई लेने के बाद फिर ये कंप्लेन करते हैं कि हमारा ठीक नहीं हुआ। अरे जब वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ओवरडोज हो गया, वो ड्यू टू सप्रेशन ऑफ एसिड की वजह से हुआ है, तो फिर जो है यहाँ मसला का तो वैसे ही हो जाएगा। आप लोग जो है अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, खान पान को ठीक कीजिए। और ये सीबू हो जाने से इंसान का ख्वाहिश होता है जो चटकारा खाएगा या शुगरी डाइट लेगा या प्रोसेस फूड लेगा, ऐसा हो तो आप समझिए कि सीबू जो है मने हो चुका है। और आप जो है अपने ख्याल रखिए, अपने को हेल्थ से करीब रखिए, हेल्थ को समझिए और किसी डॉक्टर के सलाह से जो है पीपीआई लीजिए। प्रोलॉन्ग यूज से बहुत नुकसान है, ये नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। अभी तक मैंने डाइजेशन और हाइपर एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स, उसके बाद मैं लीकी गट सारा चीज बता चुका हूं। ये मेरा आज सीबू था। इसके बाद मैंने प्रोलॉन्ग यूज ऑफ पीपीआई के से क्या नुकसान होता है वो बताऊंगा। माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर एम ए परवेज, एचओडी मेडिसिन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। अल्लाह हाफिज।